सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में आज पहली कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे होगी बैठक। 13 फरवरी को सेवा तीर्थ का प्रधानमंत्री ने किया था उद्घाटन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन। पर्यटन में नवाचार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना उद्देश्य। समिट में विभिन्न राज्यों और देशों के पर्यटन विशेषज्ञ, उद्योगपति और नीति निर्माता लेंगे भाग। उपराष्ट्रपति दोपहर 12 बजे दार्जिलिंग के युवा प्रतिनिधिमंडल के से वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में करेंगे बातचीत। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 2.88 लाख घरों को मंजूरी। कुल 2,87,618 घर स्वीकृत। 1,60,000 से ज्यादा महिलाओं को हुआ आवंटन। पीएमएवाईयू 2.0 के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 13,61,000 से ज्यादा। नए घर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न श्रेणियों के तहत बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2026 से अब तक देश भर में 30 लाख से ज्यादा घरों में छतों पर लगी सौर ऊर्जा इकाइयां। प्रधानमंत्री ने योजना के तहत 30 लाख लाभार्थियों की सराहना। और चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 27 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है गोलमेज सम्मेलन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे अध्यक्षता। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी और ये बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ में होगी। सेवा तीर्थ में आयोजित होने वाली ये पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिससे इस नए परिसर की औपचारिक प्रशासनिक शुरुआत माना जा रहा है। नया परिसर सेवा तीर्थ हाल ही में तैयार किया गया है और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद से ही इस भवन को प्रशासनिक गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था। नया सेवा तीर्थ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर समन्वय सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और दक्षता आएगी। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के सनातन IILM सेंटर फॉर आर्ट्स एंड आइडियाज में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। समिट का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में नवाचार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विभिन्न राज्यों और देशों के पर्यटन विशेषज्ञ, उद्योगपति और नीति निर्माता इसमें भाग लेंगे। टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 में पर्यटन के बिजनेस और निवेश पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेस्टिनेशन लेड इन्वेस्टमेंट मॉडल, हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंशन, स्किलिंग और वर्कफोर्स रेडीनेस के साथ ही टियर 2 और टियर 3 मार्केट के अवसर होंगे। स्ट्रैटेजिक दृष्टि से समिट का मकसद पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को मजबूत करना और भारत को एक कॉम्पिटिटिव और रिजिलिएंट ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस रास्ते सुझाना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 2,88,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार कुल 2,87,618 घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1,60,000 से ज्यादा घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। 8 घर ट्रांसजेंडर, 22,581 घर वरिष्ठ नागरिकों, 35,525 घर SC, 9,773 घर ST और 82,190 घर OBC लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस मंजूरी के साथ ही इस योजना के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 13,61,000 से ज्यादा हो गई है।
ये निर्णय केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकेथला ने की। नए घर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न श्रेणियों के तहत बनाए जाएंगे। अपना पक्का घर हर इंसान के जीवन की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। वर्ष 2015 से पूर्व भारत के शहरी इलाकों में लाखों लोग बिना घर और बुनियादी सुविधाओं के रोज नए संघर्षों का सामना कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इन लाखों परिवारों के जीवन में आशा की नई किरण बनकर आई। यह योजना भारत सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रही, जिसके तहत लाखों शहरी गरीबों को उनका अपना पक्का घर ही नहीं मिला, बल्कि अपनी पहचान, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और एक उज्जवल भविष्य की आशा मिली है। जिन लाखों परिवारों को आज पक्का घर मिला है या पक्का घर मिलना पक्का हुआ है, उनके लिए ये जीवन की नई शुरुआत है और पक्की शुरुआत है। हर एक नए घर के साथ एक नई कहानी का आरंभ होता है, एक कहानी जो सपनों को हकीकत में बदलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुझे जो मकान आवंटन हुए हैं और इसमें सुविधाएं सभी हैं, पार्किंग व्यवस्था है, लाइट है, बिजली है, पानी है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। जो हमने कभी सोचे नहीं था ना हमारे परिवार ने कि हमें इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, मकान मिलेगा। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1 करोड़ नए आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 4 करोड़ से अधिक देशवासियों को सर उठाकर जीने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान अभी तक दिए जा चुके हैं। न केवल मकान आप देते हैं, बल्कि उस मकान में जरूरी आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने गरीब समाज के सुख सुविधाओं के लिए सब प्रयत्न किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्के मकानों के निर्माण या खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही इस योजना में मध्यम आय वर्ग तक के लाभार्थियों को अपने घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, इस योजना के माध्यम से कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए बड़ी संख्या में किफायती आवास की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि के लाभुक स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, झुग्गी झोपड़ियों में बसेरा करने वाले इत्यादि को इस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत संबंधित नगरीय निकाय के कार्यालय द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन निःशुल्क मांग दर्ज कराई जा सकती है। पात्र लाभार्थी स्वयं भी वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 न सिर्फ एक नई सोच का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण भी कर रही है जिसमें हर शहरी को अपना पक्का घर मिले और जीवन में एक नई रोशनी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 से अब तक देश भर में 30 लाख से ज्यादा घरों में छतों पर सौर ऊर्जा इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। ये जानकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार अनुमान है कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम 1000 बिलियन यूनिट रिन्यूएबल बिजली बना सकते हैं, जिससे इन सिस्टम की 25 साल की लाइफ के दौरान 720 मिलियन टन CO2 एमिशन में कमी आ सकती है। जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की क्लीन एनर्जी यात्रा में ये गर्व की बात है। देश भर में 30 लाख घर अब पीएम सूर्य घर के तहत रूफटॉप सोलर से सशक्त हुए हैं, जिससे सूरज की रोशनी बचत और सस्टेनेबिलिटी में बदल रही है। प्रधानमंत्री ने रूफटॉप सोलर अपनाने वाले सभी लाभार्थियों की तारीफ की और कहा कि ये पहल नागरिकों के बीच बचत, सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि ये योजना एनर्जी सिक्योर, ग्रीन और भविष्य के लिए तैयार भारत बनाने की सरकार की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है।
Across India, rooftops are turning into power stations. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is transforming lives. Today, over 30 lakh households have benefited, with more than 16,000 crore rupees provided as central financial assistance. Real support, real savings, real change. And the vision is even bigger. Solar power in 1 crore homes, driving clean energy and cutting carbon emissions for decades. From sunlight to self-reliance, PM Surya Ghar is lighting homes and powering a greener, stronger India. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गुणवत्ता भारत के विनिर्माण और निर्यात तंत्र का मूल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2026 में कही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए गुणवत्ता को सबसे अहम कारक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विजन को अमृतकाल में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का मूल आधार बताया और कहा कि भारत केवल उपभोक्ता देश बनकर आगे नहीं बढ़ सकता, देश को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं का वैश्विक निर्माता बनना होगा। उन्होंने जोर दिया कि ब्रांड इंडिया विश्वसनीयता, भरोसे और उत्कृष्टता का प्रतीक बनना चाहिए। We have been the world's fastest growing large economy for the last 4 years, and we hope to become the third largest GDP in the next 2.5 years. But at the same time, our ambition doesn't stop there. Our ambition is to take the mission of expanding our economy growth at much faster level speed so that we can become at least a 30 or 35 trillion dollar economy by 2047 when we celebrate 100 years of independence. And the most important element will be 3: zero defect, that is quality; zero effect, that is sustainability; and equitable opportunity for all, that is inclusivity. And on these 3 pillars rests the India growth story in the Amrit Kal. चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 27 साल बाद राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ये सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे, जबकि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी इसमें मौजूद होंगे। सम्मेलन में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ भी इसमें शामिल होंगे और इस सम्मेलन का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं में तालमेल बढ़ाना, रचनात्मक विचार विमर्श का मंच प्रदान करना और निर्वाचन प्रबंधन में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना है। दिन भर चलने वाले सम्मेलन में टेक्नोलॉजी, ईवीएम, मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत को समर्पित राजाजी उत्सव का भव्य शुभारंभ सोमवार को राष्ट्रपति भवन में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। राजाजी की प्रतिमा अशोक मंडप के पास खुली सीढ़ी पर स्थापित की गई है, जहां पहले ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा थी। ये बदलाव सिर्फ स्थान का नहीं बल्कि विचार का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के महान सपूत थे, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी प्रतिभा अनेक आयामों में फैली हुई थी। विधि के क्षेत्र से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों से लेकर भारतीय धर्मशास्त्र, राजनीति और शासन तक हर क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि राजगोपालाचारी ने देश के इतिहास पर अमर छाप छोड़ी। उनके आदर्शों पर चलना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि देशवासी उनके जीवन और विरासत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। विदेशी शासन के दौरान जनता से दूरी बनाए रखना ब्रिटिश शासकों की एक सोची समझी पद्धति थी। हमारे अपने
स्वाधीनता देश में हमारे अपने लोकतंत्रों में जन जन से जुड़ना हमारे सिद्धांत है। मैं मानती हूँ राष्ट्रपति भवन राष्ट्र का भवन है, सभी देशवासियों का भवन है। इस भवन के द्वार सभी देशवासियों के स्वागत के लिए खुले। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि राष्ट्रपति भवन तथा इससे जुड़े शिमला, हैदराबाद और देहरादून में स्थित परिसरों में सबका स्वागत होता है। लोग घूमने आते हैं तथा भारतीय लोकतंत्र को परंपराओं से अवगत होते हैं। आप जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीय चेतना और समस्त भारतवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को त्यागने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शाश्वत परंपराओं को गर्व के साथ अपनाने और भारत माता की सेवा में असाधारण योगदान देने वाले महापुरुषों को सम्मानित करने की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। Our country's emphasis on Swadeshi and Atmanirbharta takes forward the idea of Swaraj as described by Rajaji, building upon the ideas of Deshbandhu Chittaranjan Das. Rajaji had said, and I quote, "Swaraj was larger than independence. Independence was ours as soon as the British retired. But Swaraj can only be attained by hard work." As we move ahead towards making Viksit Bharat by 2047, icons like Rajaji inspire us with their ideas and ideals. Let us resolve to promote the spirit of enterprise to fulfill the dreams of Rajaji. Let us also resolve to adhere to the enduring ideals of our ancient traditions and values, so beautifully written and popularized by Rajaji. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजा जी उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजा जी की प्रतिमा का अनावरण औपनिवेशिक प्रभाव के अवशेषों को मिटाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति का सफर कोई एक घटना नहीं है, बल्कि शासन, कानून, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में एक सतत परिवर्तन है। Today, by celebrating Rajaji's Utsav, we have achieved yet another milestone in our journey of breaking away from the colonial legacy. India's movement away from colonial influence is not a single event. It is an ongoing transformation across governance, law, education, culture, and national identity. At the center of these reforms, it is the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He has often emphasized the need for India to be free itself from the colonial mindset and shaped our institutions, laws, and attitude during the British rule. His vision of Gulami ki Mansikta si Mukti has been translated into action through several initiatives. Raj Bhavans becoming Lok Bhavans, the PMO evolving into a Sevadir, the Central Secretariat being transformed into Kardavya Bhavan, the replacement of colonial era criminal laws, the installation of the statue of Netaji Subhash Chandra Bose near India Gate, the construction of National War Memorial, and many more such important initiatives. These changes are not merely symbolic. They reflect the government's spirit of Seva Bhavana. उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की परिकल्पना को कई पहलों के माध्यम से साकार किया गया है, जिनमें राजभवनों का लोक भवनों में परिवर्तन,
प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ में परिवर्तन, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन करना, औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को निरस्त करना, इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करना और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करना शामिल है। Rajaji Utsav is a celebration and a rightful recognition of a great son of India. Sriman C. Rajagopalachari ji earned a distinguished place in India's history. A lawyer, freedom fighter, statesman, politician, and a great writer, Sriman Rajaji was a man of remarkable brilliance. Sri Rajaji consistently advocated economic freedom and believed that India's economic policy should remain independent and liberal. He possessed deep knowledge of literature, the epics, and the Puranas. He rendered the Ramayana and the Mahabharata into simple and elegant Tamil, making them available to the common reader. The famous Carnatic composition Kurayondrumillai Marimurthy Kanna, immortalized by great singer M.S. Subbulakshmi ji, was written by our great leader. His Tamil work Sakravati Thirumagan, a retelling of Ramayana, received the Sagati Academy Award. Vellathanaya Malarnitam Mandradam Ullathanayadu Uyarvu. Just as the lotus rises with the level of water, a person rises according to the height of his wisdom. This Thirukural beautifully reflects the life of Sri Rajagopalachari ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजाजी उत्सव को एक अद्भुत पहल बताया है जो राष्ट्र के प्रति राजाजी के समृद्ध योगदान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लोग इस उत्सव में अवश्य शामिल हो और इससे प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है जो भारत के उन लोगों को सम्मान देने के संकल्प को दर्शाता है जिन्होंने हमारे भाग्य को आकार दिया और औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजाजी एक प्रखर विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और प्रशासक थे। उनका जीवन सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। सोमवार को गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत गुयाना संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गुयाना के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल शासन और वित्तीय समावेशन के भारत की तीव्र प्रगति की सराहना की। दोनों पक्षों ने गुयाना में भी इसी तरह के मॉडल को लागू करने की संभावना पर भी विचार विमर्श किया। गुयाना के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म और ITEC कार्यक्रम में भी रुचि दिखाई है। दोनों उपराष्ट्रपतियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और समुद्र कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। क्रिकेट के प्रति अपने साझा प्रेम को भी साझा किया और खेल में गुयाना के योगदान को स्वीकार किया। दुनिया के देशों के साथ भारत के संसदीय संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से ज्यादा देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का गठन किया है, जो इस बात का संकेत है कि भारत की संसद विश्व की विभिन्न संसदों के साथ प्रत्यक्ष और नियमित संवाद बढ़ाना चाहती है, ताकि पारंपरिक राजनयिक रिश्तों के साथ ही संसदीय स्तर पर भी मजबूत संबंध बने रहें। इस मैत्री समूह में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। जिन देशों के साथ ये मैत्री समूह बनाए गए हैं उनमें श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, सऊदी अरब, इजराइल, मालदीव, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संसद, दक्षिण कोरिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, ब्राजील, वियतनाम, मेक्सिको, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सांसदों को विदेशी सांसदों से सीधे बात करने का अवसर देना है। वो अपने अनुभव साझा करेंगे, एक दूसरे से सीख सकेंगे और नियमित संपर्क के जरिए आपसी विश्वास बढ़ाएंगे।
को मजबूती मिलेगी और आपसी समझ बेहतर होगी। इन समूहों के माध्यम से व्यापार, तकनीक, सामाजिक नीतियां, संस्कृति और आज की वैश्विक चुनौतियों जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि संसदीय राजनीति भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत बनाता है। उनके नेतृत्व में संसद ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी की है, एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार, परिपक्व लोकतंत्र के रूप में पेश किया है जो संवाद और सहयोग में विश्वास रखता है। संसद और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर देते हुए ये पहल विदेशी संबंधों में एक व्यापक और भागीदारी आधारित विजन को दिखा रही है। ये मैत्री समूह नियमित संवाद, अध्ययन यात्राओं और संयुक्त बैठकों के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत की संसद देशों के बीच एक सेतु के रूप में और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सशक्त आवाज के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करेगी। 60 से ज्यादा देशों के साथ मैत्री समूह गठित करने का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले चरण में जहां 60 से ज्यादा देशों के साथ मैत्री समूह का गठन किया गया है, वहीं निकट भविष्य में कई अन्य देशों के साथ इन समूहों के गठन के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजे थे। अलग अलग दलों और विचारधाराओं के नेताओं को एक साथ लाकर यह संदेश दिया गया कि देश की सुरक्षा और हितों के मामले में भारत एकजुट है। इस पहल से संवाद, समावेश और सामूहिक जिम्मेदारी में विश्वास को दर्शाया गया, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के लिए लोग हमेशा कायल रहते हैं, लेकिन अब ये राज्य रंग बिरंगे फूलों के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। धौलाधार की वादियों में स्थित पालमपुर का पहला ट्यूलिप गार्डन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी में 50,000 रंगीन फूलों के साथ आम लोगों के लिए खुल गया है। गार्डन की बढ़ती लोकप्रियता इससे स्पष्ट है कि पिछले साल पूरे भारत से 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स यहां आ चुके हैं, जिससे पालमपुर का प्रमुख सीजनल अट्रैक्शन बन गया है। फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं इसी गार्डन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।